वैज्ञानिकों ने ऐसे रोबोट बनाए हैं जो वह कर सकते हैं जो कुछ कीड़े करते हैं। मधुमक्खियों के आकार के रोबोट हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो पानी पर कूद सकते हैं और कुछ ऐसे हैं जो एक पैसे के आकार के छोटे दहन इंजन द्वारा संचालित होते हैं। एक दिन वे झुंड में काम कर सकते हैं। वे आपकी जान बचा सकते हैं या आप पर जासूसी भी कर सकते हैं। यह एक छोटी पीली पनडुब्बी है। पानी के नीचे यह इन छोटे पंखों को प्रति सेकंड 9 बार फड़फड़ाकर घूम सकती है, लेकिन आप उन्हीं पंखों का इस्तेमाल तब भी कर सकते हैं जब पनडुब्बी पानी से बाहर हो। बस अब आपको इसे उड़ाने के लिए प्रति सेकंड 250 बार फड़फड़ाना होगा। तो ये रोबोट दोनों काम कर सकता है। यह उड़ भी सकता है और तैर भी सकता है, लेकिन चूंकि इसका वजन केवल 175 मिलीग्राम है, जो 2 चीरियों के द्रव्यमान के बराबर है, इसलिए सतही तनाव एक समस्या है। ये स्क्वायर स्केल पर भौतिकी का परिणाम है। सतही तनाव एक दीवार की तरह है जो संक्रमण प्रक्रिया को अवरुद्ध करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी के अणु थोड़े ध्रुवीय होते हैं। इन अणुओं के समूह सभी दिशाओं में खींचते हैं, लेकिन सतह पर ऊपर कोई पानी नहीं है, इसलिए खिंचाव केवल बगल और नीचे की ओर होता है। यह असंतुलन मजबूत एकजुट बलों का निर्माण करता है जो सतह को एक कसकर पैक की गई परत में संपीड़ित करता है, जिससे इसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। ये वही प्रभाव है जो पानी के स्ट्राइडर को तालाबों और झीलों की सतहों पर चलने देता है। इस दूसरे रोबोट का वजन केवल 68 मिलीग्राम है और एक स्प्रिंग तंत्र का उपयोग करके जो पिस्सू के पैर की नकल करता है, यह पानी की सतह को तोड़े बिना कूद सकता है, बिल्कुल पानी के स्ट्राइडर की तरह। यह ऐसा है जैसे नीचे ठोस जमीन है। अब ये बहुत अच्छा है अगर आप पानी के ऊपर रहना चाहते हैं, लेकिन यह अवरोध एक समस्या भी हो सकती है अगर आप पानी के नीचे जाना चाहते हैं। इस जाल से बचने के लिए पनडुब्बी पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करती है और फिर इन गैसों को एक उछाल वाले कक्ष में संग्रहित करती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पंख बहुत नाजुक होते हैं। अगर वे फड़फड़ाने लगते हैं जबकि रोबोट अभी भी पानी के नीचे फंसा हुआ है, तो वे तुरंत टूट जाएंगे। इसलिए गैस से उछाल रोबोट के नाजुक हिस्सों को पानी से बाहर लाने में मदद करता है, लेकिन रोबोट अभी भी सतह तनाव की उस ऊपरी परत में फंसा हुआ है। इसलिए कक्ष के अंदर एक स्पार्कर गैस को प्रज्वलित करता है और विस्फोट सतह तनाव को तोड़ता है और रोबोट को 30 सेंटीमीटर हवा में उछालता है। और एक बार जब यह मुक्त हो जाता है तो ये रोबोट उड़ सकता है। इस रोबोट ने सतह तनाव को तोड़ने का एक अलग तरीका खोज लिया। यह पानी पर चलने के लिए अपने पैरों पर इन बड़े पानी प्रतिरोधी तांबे के पैड का उपयोग करता है, लेकिन जब इसे नीचे गोता लगाने की आवश्यकता होती है तो यह उन पैड पर 600 वोल्ट लगाता है, जो एक सकारात्मक चार्ज बनाता है जो पानी के अणुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है और हाइड्रोफोबिक अवरोध को तोड़ता है, और यह इसे आदेश पर डूबने की अनुमति देता है। फिर एक बार डूबने के बाद यह पानी के नीचे चल सकता है। इन दोनों रोबोट को MIT में डॉक्टर केविन चैन ने बनाया था। हम उड़ान कक्ष को देख रहे हैं और इसलिए आप देख सकते हैं कि इसमें मोशन कैप्चर कैमरे हैं। ये प्रयोगशाला दुनिया की एकमात्र ऐसी जगह है जहां इतने छोटे रोबोट उड़ान भरने का प्रयास करते हैं। इन रोबोटों को उड़ाना कठिन है। वे मधुमक्खियों के आकार के हैं, इसलिए आंतरिक तंत्र और भी छोटे होने चाहिए, जैसे कि घड़ी के पुर्जे। घटकों को 5 माइक्रोन के भीतर सटीक होना चाहिए। यह मानव बाल की चौड़ाई का 10वां हिस्सा है। ये बॉट उड़ते हैं, लेकिन पक्षियों की तरह नहीं। वे ऊंचे नहीं उड़ते। इसके बजाय उन्हें प्रति सेकंड सैकड़ों बार अपने पंख फड़फड़ाने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा का उपयोग करना पड़ता है। यह इस पैमाने की घटना पर निर्भर करता है। बड़ी वस्तुओं में आमतौर पर उनके आयतन के सापेक्ष कम सतह क्षेत्र होता है और यह महत्वपूर्ण है। आइए एक उड़ने वाले को एक घन से अनुमानित करें। मान ले कि इसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन 10 गुना 10 गुना 10 या 1000 घन सेंटीमीटर होगा और इसका क्षेत्रफल 10 गुना 10 गुना 6 भुजाओं वाला 600 वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो आयतन अनुपात का सटीक क्षेत्रफल 6 से 1 होगा। लेकिन अब कल्पना करें कि हमारे पास एक बहुत छोटा फ्लायर है जिसका आयतन सिर्फ 1 घन सेंटीमीटर है, तो इसका सटीक क्षेत्रफल 1 गुना 6 यानी 6 वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो यह आयतन अनुपात के सटीक क्षेत्रफल का 10 गुना होगा। इसका आयतन अनुपात 6 से 1 का सटीक क्षेत्रफल होगा। अब यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ड्रैग सटीक क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो अगर आपका आयतन का सटीक क्षेत्रफल ज्यादा है तो आपके पास बहुत ज्यादा ड्रैग होगा, और साथ ही उस छोटे पैमाने पर आप उस ड्रैग के सापेक्ष बहुत हल्के होंगे। तो आप नहीं जा रहे हैं। इतना जड़त्व होना चाहिए, इसलिए आप हवा से और अधिक धकेले जाएंगे। और यही कारण है कि मधुमक्खियां और अन्य कीट अपने पंख बहुत फड़फड़ाते हैं। ये रोबोट मेपल के पेड़ के बीजों से प्रेरित था। उनका अनोखा आकार बीजों के आगे के किनारे के ऊपर समान घुमावदार भंवर बनाता है, और जैसे ही वे गिरते हैं वे घूमते हैं और आश्चर्यजनक रूप से उच्च लिफ्ट उत्पन्न करते हैं। ये बीज अभी भी गिर रहे हैं।
लेकिन अगर आप इस रोबोट पर प्रत्येक पंख की नोक के सिरों पर लघु विद्युत रोटर जोड़ते हैं तो यह उड़ने के लिए पर्याप्त लिफ्ट उत्पन्न कर सकता है। इतनी छोटी चीज को चलाने के लिए आप सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग नहीं कर सकते। मेरा मतलब है चुंबक और कॉइल इतने छोटे आकार में प्रभावी रूप से काम नहीं करते। तो पहली रोबोट मधुमक्खियों को चलाने के लिए उनके पंख विशेष क्रिस्टल द्वारा संचालित थे, जिन्हें पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल कहा जाता है। क्रिस्टल पर वोल्टेज लगाने से वे थोड़ा सिकुड़ते हैं, लेकिन केवल 0.1% के आसपास, जो रोबोट को उड़ाने के लिए पर्याप्त विक्षेपण नहीं है। तो रोबोटिस्टों ने एक चेसिस डिजाइन किया जो यांत्रिक रूप से गति को 30 गुना बढ़ा देता है। अगर आप वोल्टेज को प्रति सेकंड 120 बार चालू और बंद करते हैं तो रोबोट मधुमक्खियां अपने पंख फड़फड़ाती हैं और उड़ जाती हैं। लेकिन पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल का एक नुकसान यह है कि वे नाजुक होते हैं। पंखों पर हल्का सा भी प्रभाव और क्रिस्टल टूट जाता है और रोबोट मधुमक्खियां काम करना बंद कर देती हैं। तो MIT में वे अपनी रोबोट मधुमक्खियों को अलग तरीके से बना रहे हैं। पंखों को चलाने के लिए पीजो का उपयोग करने के बजाय ये मधुमक्खियां नर्म पॉलीमर का उपयोग करती हैं। वे प्रभावी रूप से छोटी मांसपेशियों की तरह काम करती हैं। वे एक पॉलीमर लेते हैं और वे प्रत्येक पक्ष को कार्बन नैनो ट्यूब से कोट करते हैं, जो 2 प्रभावी संवाहक प्लेट बनाता है। तो अगर आप इन प्लेटों पर विपरीत आवेश लगाते हैं तो यह उन्हें एक साथ खींचता है, पॉलीमर को फैलाता है। लेकिन अगर दोनों प्लेटों पर हल्के आवेश लगाए जाते हैं तो वे प्रतिकर्षित होते हैं और इसलिए पॉलीमर सिकुड़ जाता है। और अगर हम इस तरह की परतों को एक ट्यूब में रोल करते हैं तो हम उनके द्वारा उत्पन्न बल को बढ़ा सकते हैं। यह अपनी लंबाई का 25% तक फैला हुआ है। प्रति सेकंड सैकड़ों बार वोल्टेज को साइकिल करके ये मांसपेशियां रोबोट मधुमक्खियों के पंखों को चलाती हैं। जब आप छोटे पैमाने पर सिकुड़ते हैं तो आपकी फड़फड़ाहट की आवृत्ति अधिक हो जाती है। तो हम 400 हर्ट्ज रेंज में हैं। यह एक मधुमक्खी और मच्छर के बीच का अधिकार है। यह एक जंपिंग फ्लाइंग रोबोट है। ये रोबोट उछल कूद करके ऊर्जा बचाता है। इस तकनीक का इस्तेमाल हांगकांग के सिटी यूनिवर्सिटी में एक अन्य ड्रोन पर किया गया था। आमतौर पर ये ड्रोन केवल 6.3 मिनट तक लगातार उड़ सकता है, लेकिन हॉपिंग अटैचमेंट के साथ ये लगभग 10 गुना अधिक समय तक 50 मिनट तक चल सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल जैसे कम गुरुत्वाकर्षण, कम वायु प्रतिरोध वाले वातावरण में यह और भी अधिक प्रभावी हो सकता है। लेकिन आज माइक्रो रोबोट का इस्तेमाल पहले से ही किया जा रहा है। हर दिन विमान सैकड़ों हजारों उड़ानें पूरी करते हैं और उनमें से ज्यादातर में कई टरबाइन इंजन होते हैं। अब टरबाइन में दरार विनाशकारी हो सकती है, इसलिए निर्माता हर 3000 उड़ान चक्रों या 180 दिनों में उनका निरीक्षण करते हैं। लेकिन निरीक्षण में हजारों डॉलर खर्च होते हैं और पूरा दिन लग सकता है। यहीं पर यह कॉकरोच से प्रेरित रोबोट हैमर काम आता है। यह अविश्वसनीय रूप से तेज है। ये प्रति सेकंड 10.5 बॉडी लेंथ दौड़ सकता है। सापेक्ष शब्दों में कहें तो ये घोड़े से भी तेज है और यह बहुमुखी है। इसकी खासियत, रोल्स रॉयस और हार्वर्ड हैमर को इंजन के अंदर डालकर टरबाइन में दरारों की जांच करने के लिए काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि उल्टा भी। और चूंकि इसका द्रव्यमान बहुत छोटा है, इसलिए इसके वजन के सापेक्ष आसंजन बल बहुत मजबूत है। इसलिए हैमर कुछ तंग जगहों में जा सकता है और यह बहुत उपयोगी हो सकता है। पहली बार जब रोबोट को आपातकालीन स्थिति में तैनात किया गया था, वह 9-11 की खोज के दौरान ग्राउंड जीरो पर बचे लोगों के लिए था। दुर्भाग्य से वे उतने मददगार नहीं निकले। वे बड़े और महंगे थे और वे फंस जाते थे। 3 अलग अलग प्रकारों ने मलबे के 8 खंडों का निरीक्षण किया, लेकिन किसी को भी जीवित नहीं पाया गया। इसलिए एक आदर्श बचाव रोबोट को खड़े होने, क्षति और मलबे के साथ तंग जगहों पर नेविगेट करने में सक्षम होना चाहिए, विभिन्न वातावरणों में काम करना चाहिए और नष्ट होने पर प्रतिस्थापित करने के लिए पर्याप्त सस्ता होना चाहिए। कैमरून का छोटा इंजन मीथेन और ऑक्सीजन की निरंतर धारा पर चलता है। इसे एक कक्ष में डाला जाता है जहां इसे एक चिंगारी से प्रज्वलित किया जाता है और इसलिए यह ऊर्जा के विस्फोट को छोड़ते हुए दहन करता है। गर्म गैसें तेजी से फैलती हैं, एक लचीली बहुलक झिल्ली के खिलाफ धक्का देती है जो पिस्टन की तरह काम करती है। तो झिल्ली पिस्टन की तरह चलती है और फिर किसी भी तरह की विस्तृत प्रणाली की आवश्यकता नहीं होती है जो इसे वापस नीचे लाती है, क्योंकि यह स्वाभाविक रूप से लोचदार है। इसमें अपनी खुद की पुनर्स्थापन शक्ति है। जैसे जैसे झिल्ली सिकुड़ती है, ये निकास गैसों को बाहर निकालती है, जिससे चक्र दोहराया जा सकता है। मीथेन और ऑक्सीजन के निरंतर प्रवाह के बावजूद ईंधन लाइन कभी आग नहीं पकड़ती। ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे विस्फोट छोटे होते जाते हैं, उनकी मात्रा उनके सतह क्षेत्र की
तुलना में बहुत तेजी से सिकुड़ती जाती है। इससे वे अपने आसपास की चीजों में तेजी से गर्मी खो देते हैं। कैमरून के रोबोट में एक बार में केवल थोड़ी मात्रा में गैस जलती है, इसलिए गर्मी जल्दी से ईंधन लाइन में चली जाती है, गैस को ठंडा करती है और लौ को लाइन में वापस जाने से रोकती है। एक छोटे रोबोट पर इन दहन कक्षों में से केवल 2 के साथ, एक आगे के पैरों के लिए और एक पीछे के लिए, कैमरून इसकी दिशा को नियंत्रित कर सकता है। आप वास्तव में किसी दिए गए समय में केवल 2 पक्षों में से एक को चालू कर सकते हैं, क्योंकि दोनों पक्ष चालू है। इसलिए यदि हम दोनों तरफ से चिंगारी निकालते हैं तो ये सीधे आगे बढ़ेगा, लेकिन अगर हम इनमें से कोई एक काम करें तो ये घूम जाएगा। और यह रोबोट अपने आकार के हिसाब से बहुत शक्तिशाली है। इसका वजन 1.6 ग्राम है, जो एक गमी बियर के वजन के बराबर है। ये हवा में लगभग 2 फीट की छलांग लगा सकता है। यह अपने शरीर के वजन से 22 गुना वजन उठा सकता है, जो कि एक कॉकरोच या बहुत सारे भरिंगों के वजन के बराबर है। हम इसमें ईंधन टैंक, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सेंसर, एक कैमरा, बैटरी लगा पाएंगे और फिर भी वजन बचा रहेगा और यह चीज फिर भी चलती रहेगी। यही भविष्य है, यही लक्ष्य है।